हाय स्टूडेंट्स, मैं अनुज शर्मा फिर आपके सामने एमीन्स चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही है, बिल्कुल आएगा, विश्वास करिए आप। ये आप जानते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये अनुभव है, अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने बताया हो उसमें से आया ना हो। तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, ये आप जानते हैं। तो मेरा अनुभव, मैं नहीं कहता हूँ मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, केमिस्ट्री को मैंने अपने जहन में उतारने की कोशिश की है। तो ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक के लिए पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो क्या है टॉपिक हमारा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। एमीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? आखिरकार एनिलीन NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहलाता है? क्यों ये आर्थो पैरा पोजीशन पे ही ग्रुप को लाता है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर्थो पैरा पोजीशन पे शो क्यों करता है। अगर NH2 ग्रुप को देखें तो ये लोन पेयर यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा। ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है और बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि NH2 ग्रुप इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी ये यहाँ पे आए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, NH2 यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर आपका लोन पेयर आ जाएगा। फिर इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि फ्रॉम अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है आर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? आर्थो एंड पैरा। इलेक्ट्रोफाइल को एक बार भिखारी मान लीजिए। भिखारी को क्या चाहिए? भीख, पैसा। तो किसके घर पे खटखटाने जाएगा दरवाजा? जहाँ पैसा मिल रहा होगा। ऐसा थोड़ा ना कि एक भिखारी दूसरी भिखारी घर पे पहुंच गया, क्या करेगा? लात मारेगा ना पीछे, बोले मैं यार खुद तैयार हूँ जाने के लिए, तो मेरे घर पे आ ना। यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करेगा जहां उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहीं पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पर ज़्यादा हो रही है, तो यानी इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे अटैक करेगा। यानी NH2 ग्रुप इज ए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। Why it is called एक्टिवेटिंग ग्रुप? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहलाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा यानी बेंजीन रिंग में बढ़ा रहा है, इसलिए इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हाईली एक्टिवेटिंग है, इसकी एक्टिविटी को घटाने के लिए हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन करा देते हैं, तो इसकी एक्टिविटी भी घट जाती है। तो पहले ये जाने कि कौन कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक्स में शो करता है। तो सबसे पहली हैलोजिनेशन रिएक्शन आ जाती है कि ये हैलोजिनेशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी हैलोजिनेशन रिएक्शन? यानी अगर हमने एनिलीन ले लिया और ये हमने एनिलीन पे Br2 की रिएक्शन करा दी, 3Br2 लिए, एक्वस सोल्यूशन में 3Br2 डाले, और जैसे ही एक्वस सोल्यूशन में डाले तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर NH2 हो जाता है। Br यहाँ भी लगेगा, Br यहाँ भी लगेगा, Br यहाँ भी लगेगा, 3HBr निकल जाएंगे। बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, न लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के नाम से ये प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। और अब आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आखिरकार हम आर्थो पैरा चाह रहे थे, मिल गया 2,4,6, यानी कंबाइंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो अब आर्थो पैरा कैसे मिलेगा? तो पेपर में आए कि एनिलीन को 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करिए, तो आपके सामने ये तरीका लिखा हुआ है। लेकिन अगर पेपर में आए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन से आर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उसके लिए आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हैलोजिनेशन रिएक्शन में ही क्या होगा? ये आपने यहाँ पर NH2 लिया,
ठीक है ना। इसको सबसे पहले आप प्रोटेक्ट करिए, यानी CH3COCl के साथ NHCl रिलीज करा दीजिए, बन जाएगा आपका N फिनाइल एसीटामाइड, ये बन गया। अब इसको रिएक्शन आप Br2 से करा दीजिए। अब ये प्रोटेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए, यहाँ पर NHCOCH3, यहाँ पर Br लगा दीजिए। दूसरी जगह यहाँ पर NHCOCH3 और नीचे Br लगा दीजिए। अब चाहिए तो आर्थो ब्रोमोनिलीन पैरा ब्रोमोनिलीन था, लेकिन मिल गया आर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, तो इनको आप हाइड्रोलाइज करा दें। जब इनको आप हाइड्रोलाइज कराएंगे वाटर के साथ तो यहाँ पर CH3COOH रिलीज हो जाएगा, CH3COO और एक वो यहाँ से OH, तो CH3COOH, NH2 बचेगा, तो यहाँ पर आर्थो ब्रोमोनिलीन बनेगा और साथ में बनेगा पैरा ब्रोमोएनिलीन। तो अगर आर्थो ब्रोमोएनिलीन और पैरा ब्रोमोएनिलीन, इसका बात ध्यान रखिए, यानी कि हमने जब ब्रोमिनेशन कराया तो पहले प्रोटेक्ट कर लिया और प्रोटेक्ट कराने के बाद हमने आर्थो ब्रोमोएनिलीन और पैरा ब्रोमोएनिलीन प्रोडक्ट बना लिए। अब यहीं पर आ जाता है नाइट्रेशन कैसे कराते हैं। तो नाइट्रेशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रेशन में यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा देते हैं। किससे कराना है रिएक्शन? कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करानी रहती है। और साथ में आपको पता है कि रिएजेंट पड़ता है कंसंट्रेटेड H2SO4। जब कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी कि नाइट्रेशन। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नाइट्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? नाइट्रेशन अगर डायरेक्ट करा देंगे तो आर्थो नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन सब मिल जाते हैं। ये आखिरकार मेटा भी क्यों मिला, आर्थो भी क्यों मिला, पैरा भी क्यों मिला? कारण सिर्फ यही है कि NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। NH2 ग्रुप इज बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इसी वजह से वो हर तरफ अटैक कर जाता है, तीनों प्रोडक्ट बना देता है। इसलिए डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते, नाइट्रेशन करने से पहले एनिलीन को, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आने वाली रिएक्शन है, इसलिए इसको बिल्कुल नज़र में रखिएगा। और इसके बाद आ जाती है रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं तो क्या होता है, उस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं तो देख लेते हैं हम इसे, यानी ये हमने एनिलीन लिया, NH2 लिया, इसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट दे दी। जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट दोगे तो सबसे पहले आपको पता है सॉल्ट बनना चाहिए, तो यहाँ पर आप सॉल्ट बना दीजिए, NH3 पॉजिटिव बना दीजिए, HSO4 नेगेटिव, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। और ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को अगर आप हीट कर देंगे 435 450 के लमसम इसे हीट कर दीजिए आप, और जैसे हीट करेंगे आप तो प्रोडक्ट आपके सामने से हीट करिए तो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा सल्फानिलिक एसिड, यानी ऊपर NH2 आ जाएगा और नीचे SO3H आ जाएगा। यानी यहाँ से वाटर को रिलीज करा दीजिए, वाटर यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 475 450 यानी 475 केल्विन के आसपास आप हीट करिए, वाटर रिलीज करा दीजिए, ये सल्फानिलिक एसिड बनता है। अगर सल्फानिलिक एसिड को आपने रीअरेंज करा दिया आपने हीट करके तो ये H ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही H ऊपर जाएगा तो एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, नाम है इसका ज़्वेटर आयन, यानी कि डाइपोलर आयन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ज़्वेटर आयन ZWITTER ज़्वेटर आयन के नाम से भी जानते हैं, इसको डाइपोलर आयन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है कि व्हाट इज ज़्वेटर आयन, व्हाट इज डाइपोलर आयन। तो डाइपोलर आयन वो, ज़्वेटर आयन वो आयन होता है जिसके दोनों एंड पे अपोजिट साइन रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि ज़्वेटर आयन is the dipolar ion having opposite charges on its either ends, दोनों एंड्स पर अपोजिट चार्ज होने चाहिए, वही कहलाता है आपका डाइपोलर आयन और ज़्वेटर आयन कहलाता है। अब लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये भी जान लेते हैं। अगर हम लोग एनिलीन की रिएक्शन कराएं CH3Cl और AlCl3 की एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रहे तो हमें आर्थो मिथाइल एनिलीन, पैरा मिथाइल एनिलीन मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलता नहीं है।
यानी कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आखिरकार एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करती? क्या रीजन है कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं शो करती है? तो रीजन यही है कि जिसको मैंने भेजा था रिएक्शन करवाने के लिए वो जाके रिएक्शन न करके वहां दोस्ती करने पहुंच गया। मैंने मीडिएटर को भेजा था कि आप ये दो लोग हैं और ये मीडिएटर है। इस मीडिएटर से मैंने कहा कि इनकी दोस्ती, इसकी दोस्ती इनसे करा दो। इसने क्या काम किया? अपनी दोस्ती कर ली, इसे किनारे कर दिया। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या हुआ? कहने का मेरा मीनिंग है कि ये रिएक्शन इसलिए नहीं शो करता है कि हमने, मान लीजिए ये एनिलीन लिया है ना, C6H5NH2 लिख लेते हैं, C6H5NH2 एनिलीन लिया। आप जानते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3, अब आप ये जानते हैं कि ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है C6H5NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। ये सॉल्ट बना लेता है। तो हम दो आग, यानी कि हम क्या करें, आग और घी दोनों पास पास रखें, आग और पेट्रोल पास पास रखें तो पता है आग लगनी है। तो इसी तरीके से एसिड और बेस जब दोनों पास पास मिलेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, रिजल्ट खराब हो जाएगा, यानी जो हम चाहेंगे वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता है। तो वही यहाँ पर हुआ कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इसलिए नहीं शो करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से, यानी AlCl3 से मिलकर के सॉल्ट बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है, तो इसकी जानकारी भी मैंने आपको दे दी। तो जितनी भी एमीन्स का करैक्टर था, एमीन्स के बारे में था, वो डिटेल मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहिएगा, समझते रहिएगा। 12th बोर्ड 2021 की तैयारी कैसे करेंगे ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि 2021 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे, इसकी वो बेटर ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है, हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि जो कोविड-19 है इसकी वजह से सिलेबस घटाया गया 30%। उस 30% घटे हुए, नहीं 70% सिलेबस बचा है। इस 70% सिलेबस को विदिन 17 डेज में, 17 दिनों में हम लोग कैसे तैयार कर लेंगे, यानी 70% सिलेबस को 17 दिनों में कैसे तैयार करेंगे, इसको मैं जरूर आपको समझाऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों तक करवाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, यही हूं कि आप भी पढ़ें और लोग भी पढ़ें। थैंक यू।